नमस्कार, मैं अजय कुमार और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे भाग 6 को। इससे पहले हमने भाग 5 कंप्लीट कर लिया था। भाग 5 में संघ के बारे में है और भाग 6 राज्यों के बारे में है। भाग 6 को राज्यों का संविधान भी कहा जाता है। भाग 6 को क्या कहा जाता है? राज्यों का संविधान, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 152 से 237 में है। देखो, जिस प्रकार से संघ की कार्यपालिका शक्ति, वहाँ की व्यवस्थापिका, वहाँ की न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में है, उसी प्रकार से राज्यों की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का उल्लेख भाग 6 में है। आइए हम इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका की। फिर हम बात करेंगे व्यवस्थापिका और फिर हम बात करेंगे न्यायपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। आपने देखा होगा, जब मैंने आपको भाग 5 में पढ़ाया था तो जो संघ के बारे में मैंने आपको कार्यपालिका शक्ति बताई थी, तो राज्यपाल की जगह कौन था? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की जगह कौन था? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता की जगह कौन था? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेम कंडीशन है राज्य की भी। देखो, कार्यपालिका का जो काम है वो काम क्या है? कानून का क्रियान्वयन। कानून का क्रियान्वयन। नेक्स्ट बात करते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में कौन कौन आते हैं? विधानसभा। जिन राज्यों में विधान परिषद है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? विधानमंडल। विधानमंडल प्लस राज्यपाल। व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून का निर्माण। ये क्या काम करती है? ये कानून का निर्माण करती है। वहीं पर न्यायपालिका की बात करें तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय है, कहीं कहीं पर 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी है। इसका काम क्या है न्यायपालिका का? कानून की व्याख्या, कानून की व्याख्या। वहीं पर यदि मैं बात करूं किस आर्टिकल्स में इसका उल्लेख है, तो कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 153 से 167 तक ये कार्यपालिका का उल्लेख है। और व्यवस्थापिका का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 168 से 212 तक। वहीं न्यायपालिका का जो उल्लेख है वह है अनुच्छेद 214 से 232 तक। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया राज्य के बारे में? राज्य में कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है। कार्यपालिका का काम है कानून का क्रियान्वयन, यानी कि कानून का किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है। कानून का निर्माण कौन करेगा? व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है। और न्यायपालिका का काम है कानून की व्याख्या। किस किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है? 153 से 167 तक है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। 168 से 212 विधानमंडल, राज्यपाल। और कानून की व्याख्या 214 से 232 तक, यानी कि हाईकोर्ट के बारे में जो हमें बताया गया है आर्टिकल 214 से 232 तक बताया गया। क्लियर है? तो ये है राज्य के बारे में। चूंकि आज जो मसला है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। तो आज हम सिर्फ राज्यपाल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम जानेंगे वो जानेंगे अन्य जो भी राज्य की बॉडी है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं राज्यपाल के बारे में। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, आप देख लीजिएगा इसे एक बार।
क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक सर्वोच्च पद है। एक राज्य का सबसे बड़ा जो संवैधानिक सर्वोच्च पद है वो किसका है? वो राज्यपाल का है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गवर्नर। राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित मैंने कुछ यहाँ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। इन आर्टिकल्स से ही प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है, इन्हें हम समझेंगे और इन्हें समझकर हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से राज्यपाल के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किस आर्टिकल में बताया गया है? 153 में। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। अब उस कंडीशन में राज्यपाल को मिलने वाले जो वेतन और भत्ते हैं वो कैसे मिलेंगे? उस कंडीशन में राज्यपाल को जो वेतन और भत्ते दिए जाएंगे तो राष्ट्रपति इस अनुपात में उन्हें आवंटित करेगा कि दोनों राज्यों के बीच में उनका बंटवारा एक अनुपात के रूप में हो। यानी कि दोनों राज्यों के बीच में एक आनुपातिक आवंटन करता है राष्ट्रपति, यदि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है। और ऐसा वो कैसे हो सकता है? एक संविधान संशोधन हुआ था 7वां 1956 में। 1956 के संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हो सकता है। क्लियर है? देखो, जब भारत में राज्यपाल को लेकर संविधान सभा में बात चल रही थी तो संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसने कहा था कि राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए, जिसमें जो थे गोविंद बल्लभ पंत थे, बीजी खेड़ थे, कृष्णमाचारी थे। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए। लेकिन संविधान सभा के अन्य सदस्य थे जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होगा, राज्यपाल को मनोनीत होना चाहिए। अब उसके पीछे तर्क भी क्या थे? उसके पीछे तर्क ये थे कि अगर राज्यपाल का निर्वाचन होगा तो राज्य में जो संसदीय व्यवस्था हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, राज्यपाल का निर्वाचन होगा तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति पैदा होगी और राज्यपाल अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मान सकता है। तीसरी बात, राज्यपाल का चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर है, उसमें ऐसी कोई पार्टी से संबंधित कोई ऐसा उनका मैनिफेस्टो नहीं है कि जिसे लेकर चुनाव लड़ा जाए। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से चुनाव संबंधित है और उसके लिए इतना सारा ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार की कई बातें संविधान सभा ने रखी। तो भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी मॉडल, यानी कि अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ से राज्य का प्रतिनिधित्व के रूप में राज्यपाल का चुनाव होता है। अमेरिकी मॉडल को नहीं अपनाया, जहाँ से अमेरिका में क्या है कि वहाँ राज्य से राज्यपाल का चुनाव होता है। कौन सा मॉडल अपनाया? हमने अपनाया है कनाडा का मॉडल, जहाँ पर केंद्र द्वारा एक व्यक्ति मनोनीत होता है राज्यपाल। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि भारत में राज्यपाल का जो मॉडल है, राज्यपाल की जो प्रक्रिया है, किस देश से प्रेरित है? तो कनाडा से है। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल की, आर्टिकल 154 की, जिसमें बताया गया है कार्यपालिका शक्ति। यानी कि जो राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष होता है। लेकिन अगर वास्तविक बात की जाए तो वास्तविक कार्य कौन करता है? मंत्रिपरिषद। राज्यपाल के नाम से सारे काम किए जाते हैं। जो भी राज्य में काम होगा मंत्रिपरिषद के द्वारा, वो सब नाम किसके होगा? राज्यपाल के नाम से होगा। लेकिन कार्य को करेगा कौन? मंत्रिपरिषद कार्य करती है। तो इसलिए आर्टिकल 154 में व्यवस्था दी गई है कि जो राज्यपाल है राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और संवैधानिक प्रमुख एक राज्य का। जो भी कार्य है राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, लेकिन करने वाली मंत्रिपरिषद होगी। अगर वास्तविक अध्यक्ष की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद वास्तविक अध्यक्ष है एक राज्य की कार्यपालिका की। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 155 की, जिसमें नियुक्ति के बारे में। देखो, राज्यपाल का जो चुनाव है ना ही तो प्रत्यक्ष होता है ना ही अप्रत्यक्ष होता है। जैसा आपको अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल का चुनाव नहीं है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष संवैधानिक रूप से होता है, वैसा राज्यपाल का चुनाव नहीं होता। राज्यपाल तो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति होता है, जो राष्ट्रपति के एक
मोहर लगे हुए आज्ञा पत्र से नियुक्त होता है। एक आज्ञा पत्र होता है राष्ट्रपति का, मोहर लगा हुआ, तो मोहर लगे हुए आज्ञा पत्र से राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 156 की। आर्टिकल 156 में क्या है? राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल अपने पद पर कितने दिन तक रह सकता है? राज्यपाल अपने पद पर 5 वर्ष तक रह सकता है, 5 वर्ष, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, तो राष्ट्रपति उसे कभी भी वापस बुला सकता है, पहली बात। दूसरी बात, राज्यपाल भी कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। तीसरी बात, राज्यपाल जब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि अगला व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता। यदि राज्यपाल इस्तीफा नहीं देता है या राष्ट्रपति उसे वापस नहीं बुलाता है तो वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नेक्स्ट जो व्यक्ति है, जो राज्यपाल बनने वाला है, वो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये है उसकी पदावधि। किन्हीं मामलों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को, जिसका कार्यकाल पता है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का है, एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त कर देता है। और कभी कभी एक राज्य में उसने आधा टाइम अपना गुजार लिया है, आधे टाइम के लिए अन्य राज्य भी भेज सकता है। या फिर हो सकता है कि एक राज्यपाल को दोबारा फिर पुनः ही उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। आती इतनी बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 157 की। 157 काफ़ी महत्वपूर्ण अहर्ताएँ, क्या क्या उसके पास अहर्ताएँ होनी चाहिए। नंबर 1, 2 प्रकार की अहर्ताएँ राज्यपाल से संबंधित है। पहला है भारत का नागरिक हो। सेकंड है 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यानी कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ये 2 अहर्ताएँ। इसके अलावा 2 परंपराएं भी हैं, 2 परंपराएं भी हैं। परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण। वो 2 परंपराएं कौन सी हैं? पहली बात, किसी भी राज्य का राज्यपाल जिस राज्य में नियुक्त होना है वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस राज्य का निवासी होगा तो वहाँ की स्थानीय राजनीति से वो प्रेरित होगा। हो सकता है कि उसे अपने दायित्वों के निर्वहन में कठिनाई हो। सेकंड जो परंपरा है वो परंपरा ये है कि राष्ट्रपति जिस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने जा रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति को परामर्श करने का अधिकार है, कि वो परामर्श कर सकता है उस राज्य के मुख्यमंत्री से कि मैं आपके यहाँ, मतलब आपके राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने जा रहा है, तो इस संबंध में परामर्श वो करना चाह रहा है। लेकिन होता क्या है, इन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं किया जाता। और आपने देखा भी है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा एक नामांकित व्यक्ति होता है, तो इन दोनों कंडीशन की जरूरत ही नहीं रहती है। कभी कभी इस चीज़ का उल्लंघन हो ही जाता है। परंपराओं से संबंधित एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रपति के मैटर में भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब पहली बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया 1952 से लेकर 1957 तक, तो सेकंड कार्यकाल के लिए वो दोबारा उन्होंने नामांकन कर दिया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच मतभेद हो जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अध्यादेश लेकर आते हैं कि दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेगा कोई भी राष्ट्रपति जो एक बार बन गया है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि आप अध्यादेश मत लाओ, मैं स्वयं कहता हूं कि मैं आगे से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हालांकि दूसरा तो इलेक्शन वो लड़े, लेकिन उसके बाद एक परंपरा हो गई, एक परंपरा बन गई कि कोई भी व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा अप्लाई नहीं करता, सिर्फ एक परंपरा के आधार पर कि ऐसा है, ये परंपरा चली आ रही है। तो तभी से लेकर जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन जाता है वो दोबारा नामांकन भरता ही नहीं है, क्योंकि उसे 5 साल में ही सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। खैर, एनीवे, लीव दिस पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 158 की, कि जो राज्यपाल पद है उसके लिए जो व्यक्ति राज्यपाल बनने जा रहा है वो क्या क्या शर्तें फॉलो करेगा। तो पहली शर्त क्या होगी कि वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। सेकंड है वह संसद या विधानमंडल
का सदस्य न हो, विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि वो इन दोनों में से सदस्य है भी संसद का या विधानमंडल का, तो उसका उस समय से पद रिक्त समझा जाएगा जिस समय से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण कर लिया है। ये कंडीशन है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल की शपथ को लेकर। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में है। आपने देखा होगा अनुसूची 3, भारतीय संविधान की जो अनुसूची 3 है, उसमें सभी जितने भी भारत के अधिकारी हैं, जितने भारत के संसद के सदस्य हैं या विधानमंडल के सदस्य हैं, सभी की शपथ का उल्लेख मिलता है हमें भारत की संविधान की अनुसूची 3 में। लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख हमें सिर्फ अनुच्छेद में मिलता है। पहला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख मिलता है हमें अनुच्छेद 60 में। दूसरा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख मिलता है हमें आर्टिकल 69 में। वहीं पर राज्यपाल की जो शपथ का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 59 में। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची है 3, उनमें सिर्फ इन 3 व्यक्तियों का शपथ का उल्लेख नहीं है, अन्य सभी व्यक्तियों के शपथ का उल्लेख है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को शपथ दिलवाता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलवाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 160 की। 160 में क्या है? कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। मतलब यदि राज्यपाल की डेथ हो गई है तो उस कंडीशन में उस राज्य का राज्यपाल कौन बनेगा? उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को उस राज्य का राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल बना सकता है। कार्यवाहक राज्यपाल बना सकता है राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। और जब भी जो व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने जा रहा है वो कार्यवाहक राज्यपाल बनेगा, वो वह भी शपथ ग्रहण जरूर करेगा। ये आप जरूर याद रखना कि जो व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने जा रहा है या कार्यवाहक राज्यपाल बन रहा है, क्या वह शपथ ग्रहण करेगा? बिल्कुल शपथ ग्रहण जरूर करेगा। आर्टिकल 161 में क्या है? आर्टिकल 161 में है क्षमादान की शक्ति। आपने देखा होगा राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। वैसे ही राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 161 में। सिर्फ अंतर क्या है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में? अंतर इतना है, जहां पर राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। जहां पर राष्ट्रपति सेना के न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल सैन्य न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वह सेना के न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा नहीं कर सकता। तो ये है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। क्लियर है? तो हमने पढ़ा राज्यों के राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की जो उपबंध किए गए हैं किस किस आर्टिकल में, आपने देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों की। राज्यपाल की शक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ये तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। सबसे पहले आती है कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ, नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ, नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ, और न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ। सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी शक्ति की। कार्यकारी शक्तियों में आपको पता होगा आर्टिकल 154 के क्लोज 1 के अनुसार राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करता है। किसका गठन करता है? मंत्री परिषद। मतलब जितने भी मंत्री हैं राज्य के, वो सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद ग्रहण करते हैं। आर्टिकल 164 के क्लोज 1 में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की। वहीं पर आर्टिकल 167 में राज्यपाल को यह अधिकार है कि मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी जानकारी मांग सकता है। प्रशासन संबंधी जानकारी मांगने का अधिकार है किसे? राज्यपाल को। किस आर्टिकल में? 167 में। बहुत महत्वपूर्ण यूपीपीसीएस से पूछा गया प्रश्न है। वहीं पर राज्यपाल 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर किन किन श्रेणियों में राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और
सहकारी आंदोलन, ये जो सहकारी आंदोलन की श्रेणी है राष्ट्रपति के मामले में नहीं है। जहां पर राष्ट्रपति राज्यसभा में सिर्फ इन 4 श्रेणियों में 12 सदस्य मनोनीत करता है, वहीं पर राज्यपाल इन 5 श्रेणियों में, जिसमें सहकारी आंदोलन शामिल है, 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल सहकारी आंदोलन में भी कर सकता है, राष्ट्रपति सहकारी आंदोलन में मनोनीत नहीं कर सकता। नेक्स्ट है राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति में कि राज्यपाल आर्टिकल 356 के अंतर्गत यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, उस कंडीशन में राष्ट्रपति को सूचना दे सकता है कि राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की। मतलब यदि किसी राज्य में सरकार गिर जाए, वहाँ का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, तो राज्यपाल आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। और जिस समय राष्ट्रपति शासन लगता है उस समय राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्य, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। देखो, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, लेकिन उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकता। सिर्फ उन्हें उनके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। ये राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम विधायी शक्तियों की। राज्यपाल, देखो, बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कोई भी नियम नहीं बन पाता, कोई भी एक्ट नहीं बन पाता। राज्य विधानसभा यदि किसी बिल को पास करती है, जब तक कि राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेगा वह एक्ट नहीं बनेगा। राज्यपाल को यह अधिकार है कि दोनों सदन, जिस राज्य में विधान परिषद भी है, दोनों सदन या एक सदन की बैठक आहूत कर सकता है और सत्र अवसान कर सकता है। और प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक प्रथम वर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। आर्टिकल 176 में अभिभाषण कर सकता है। यह है उसकी विधायी शक्ति। और यदि कोई ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की जो आधिकारिकता है या हाई कोर्ट का जो अधिकार है उसके संबंध में है, और वो हाई कोर्ट की जो अधिकार है उन्हें कम करता है, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है आर्टिकल 200 में। यह है राज्यपाल की विधायी शक्ति। वहीं पर राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में राज्यपाल जिन राज्यों में विधान परिषद भी है या विधान सभा के समक्ष प्रत्येक वर्ष उस राज्य के वित्त मंत्री से आय व्यय का विवरण रखवाता है, मतलब बजट रखवाता है। आर्टिकल 202 में कौन रखवाता है? राज्यपाल। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है। और राज्य की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है? राज्यपाल का। ये उसकी वित्तीय शक्तियाँ हैं। राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ। देखो, न्यायिक शक्तियों में जिस प्रकार मैंने ये बताया अभी 161 के तहत क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल किसी व्यक्ति को जिसे सजा मिली है, राज्य की विधि के विरुद्ध उसने अपराध किया और उसे दोष सिद्ध किया गया, उस संबंध में सिर्फ मृत्युदंड को छोड़कर वह लघुकरण कर सकता है, उसकी सजा का परिहार कर सकता है, मतलब उसे कम कर सकता है। ये उसकी न्यायिक शक्तियों में आता है। इसके अलावा कुछ विवेकीय शक्तियाँ भी आती हैं राज्यपाल की। अभी इसमें एक शक्ति और महत्वपूर्ण है, जैसे कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल 213। 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके तहत यदि राज्य का कोई भी सत्र जहाँ पर विधान परिषद है सदन में नहीं है और राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाए कि विलंब कार्रवाई आवश्यक है, तो उस कंडीशन में वह एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 213 के तहत एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और ये ऑर्डिनेंस की पावर वही होगी जो किसी एक्ट की होती है, किसी नियम की होती है। लेकिन ये जो अधिनियम होगा कितने दिन तक रहेगा? 6 सप्ताह तक। यानी कि अगला जो सत्र बैठेगा, 2 सत्र के बीच 6 माह का अंतर होता है, तो इसे हम 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक कह सकते हैं। और अगला सत्र बैठने के 6 सप्ताह के भीतर यदि उसे राज्य की जो विधानसभा या विधान परिषद दोनों मिलकर या एक भी है, इसे जो है
पास नहीं करती हैं तो ऑर्डिनेंस कानून नहीं बनता है, और यदि इसे पास कर देती हैं तो ये कानून बन जाता है। ये कंडीशन है आर्टिकल 213 में। वहीं पर बात करते हैं अन्य विवेकीय शक्तियों की, तो उसमें क्या है, अन्य विवेकीय शक्तियों में जैसे कि अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहता है कि आप अपना बहुमत मुझे पेश करो, और मुख्यमंत्री इस बात को नहीं सुनता है या वो बहुमत पेश नहीं करता, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। बिना मुख्यमंत्री की सलाह के राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार है। ये उसकी विवेकीय शक्ति में आता है। संवैधानिक तंत्र फेल है तब भी विवेकीय शक्ति में आता है। इस प्रकार की विवेकीय शक्ति राज्यपाल को मिली हुई है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ तो आप इस तरह थोड़ा देखिएगा, इन आर्टिकल्स को आप देखिएगा।